आइए अब हम इसी श्रृंखला में व्युत्क्रम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। तब हमारा पहला प्रश्न हम इस प्रकार लेते हैं कि यदि A और B दो आव्यूह 2 गुणा 2 कोटि के दिए गए हैं, 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह दिए गए हैं और इससे हमें यह सिद्ध करना है कि A गुणा B का जो इन्वर्स है वह B इन्वर्स गुणा A इन्वर्स के बराबर है। ये एक प्रॉपर्टी भी है जो हमें याद रखनी है। तो आइए इसको हम देखेंगे। यहाँ जो ये प्रॉपर्टी है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि A गुणा B का जो इन्वर्स है, A मल्टीप्लाई बाय B का जो व्युत्क्रम है वो B के व्युत्क्रम गुणा A के व्युत्क्रम के बराबर है। इसे हम सत्यापित करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें A गुणा B की आवश्यकता होगी। ये A और B दो आव्यूह हैं, इनका गुणा करेंगे, तत्पश्चात उसका व्युत्क्रम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा A गुणा B का व्युत्क्रम है, तो हम यहाँ A गुणा B ज्ञात करने के लिए A और B दोनों आव्यूहों को लिख लेते हैं। और गुणा के लिए जैसा हम जानते हैं, अब हमारी अवधारणा विकसित हो चुकी है कि जब हमें गुणन के जो परिणाम स्वरूप जो आव्यूह प्राप्त होना है उसका प्रथम अवयव अर्थात A11 चाहिए। A11 अर्थात हमें पहले आव्यूह की पहली पंक्ति लेंगे A1, फिर दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ 1, अर्थात ये A11 अवयव को हमें देगा। इसमें हम संगत अवयवों का गुणा कर लेंगे, जिसमें 3 का गुणा 6 से हो जाएगा, 7 का गुणा 7 से हो जाएगा, तत्पश्चात इनको जोड़ लेंगे। अब हम A12 प्राप्त करने के लिए इस 3 7 A12 अर्थात पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से होगा, दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से होगा, अर्थात इस स्तंभ से होगा। तब हम संगत अवयवों का गुणा करके A12 संगत अवयवों का गुणा करके जोड़कर A12 प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको। यहाँ देखिए हमने जोड़कर भी बता दिया है। तो 3 का गुणा 6 में हुआ है, 7 का गुणा 7 में हुआ है और दोनों को जोड़ दिया है। इसी प्रकार 3 का गुणा 8 में हुआ है, 7 का गुणा 9 में हुआ है और दोनों को जोड़ दिया है। 2 का गुणा 6 में हुआ है और 7 का गुणा 5 में हुआ है, तत्पश्चात दोनों को जोड़ दिया गया है। और 2 का गुणा 8 में हुआ है, 5 का गुणा 9 में हुआ है और दोनों को जोड़ दिया है। इस प्रकार हमें एक 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह प्राप्त होता है, जिसके अवयव प्रथम पंक्ति के अवयव 67, 87 और द्वितीय पंक्ति के अवयव 47, 61 हैं। इस प्रकार हमने A भी प्राप्त कर लिया है। अब A B इनवर्स प्राप्त करने के लिए पहले हमें इसके सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका सारणिक का मान जो है 67 में हम 61 का गुणा करेंगे और वहाँ 87 में 47 का गुणा करके इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। 67 में 61 का गुणा करके उसको घटा लेंगे 87 गुणा 47 से। अब -2 की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हमारा A गुणा B का जो सारणिक है वो -2 है। अब हम सारणिक का मान ज्ञात कर चुके हैं जो कि नॉन जीरो है, अर्थात हमारे A गुणा B का व्युत्क्रम संभव है, यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तब हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसके सरखंड ज्ञात करेंगे। इसके A गुणा B का जो आव्यूह प्राप्त हुआ है उसे पुनः लिख लेते हैं तथा हम इसके सारणिक का मान भी लिख लेते हैं। सारणिक का मान -2 है, जो 67 मल्टीप्लाई बाय 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 87 से आया है। अब हम इसके सरखंड ज्ञात करेंगे। सरखंड जो है प्रत्येक अवयव के सरखंड होते हैं। 67 का सरखंड होगा, 87 का सरखंड होगा, 47 का सरखंड होगा और 61 का सरखंड होगा। आइए देखते हैं। तब हमारा 67 का सरखंड, क्योंकि ये A11 है अर्थात प्लस में ही रहेगा, तो ये 61 आया।
-1 की पावर जो 1 + 1 एक इवन नंबर है, इसलिए ये 61 आया। फिर A12 अर्थात 87 का, तो 1 + 2 ऑड नंबर है, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 47 का चिन्ह बदल के -47 आया। इसी प्रकार A21 -87 आएगा, A22 67 आएगा। अब हम इसका आव्यूह बना लेंगे, इसका ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। देखते हैं, तो यह 61 -47 -87 67 हुआ। अब हमें एडजॉइंट की आवश्यकता होगी, अर्थात सहखंडक की आवश्यकता होगी, जो कि इस आव्यूह के परिवर्त से प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है, अर्थात ए बी का सहखंडक जो है, वह इसकी जो प्रथम पंक्ति है, इसकी जो प्रथम पंक्ति है वह यहाँ पर प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में परिवर्तित हो गई है, परिवर्त लेने के पश्चात, और द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान ज्ञात हो गया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान ज्ञात होने के पश्चात में हमें यहाँ पर अब ए इनवर्स का सूत्र लगाना है। ए इनवर्स का सूत्र लगाने के लिए हम ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी, जो कि इस प्रकार होगा। डिटरमिनेंट वैल्यू -2 थी, तो -1/2 लिख दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मान 61 -87 -47 67 है। और आप सभी लोग किसी अचर का गुणा यदि किसी आव्यूह में किया जाता है, तो उस अचर का गुणा प्रत्येक अवयव में हो जाता है। तो इस प्रकार हमें -61/2, 87/2, 47/2, -67/2 के रूप में एक आव्यूह की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हमने हमारे वाम पक्ष अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड अर्थात बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हल करेंगे। इसके लिए हम दोनों जो ए व बी हैं, इनके इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों आव्यूह जो हैं वो व्युत्क्रमणीय हैं या नहीं है। इसके लिए हमें इनके सारणिक का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आइए, क्या ए इनवर्स पॉसिबल है, क्या बी इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, देखते हैं। पहले ए के लिए, तो ए के सारणिक का मान 3 7 2 5, 3 का गुणा 5 में करने पर 15 की प्राप्ति हुई, 7 का गुणा करने 2 में करने पर 14 की प्राप्ति हुई, 15 में से 14 को घटाने पर 1 की प्राप्ति हुई। अर्थात आपका जो ए जो है वो शून्य नहीं है, इसलिए ए जो है व्युत्क्रमणीय है। जब हमें यह ज्ञात हो गया है कि ए शून्यतर, सारणिक ए जो है वो शून्यतर है, तब हम इसके व्युत्क्रम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रत्येक अवयव सहखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। सहखंड ज्ञात करने के लिए हालांकि आव्यूह से देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 3 का सहखंड जो होगा वह 5 होगा, और 7 का सहखंड जो होगा वो -2 हो जाएगा। 2 का सहखंड जो होगा वो -7 होगा, और 5 का सहखंड जो है वो 3 होगा। तो इस प्रकार हमने सभी सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन सहखंडों का आव्यूह बनाएंगे। यहाँ पर इसका आव्यूह बनाने पर 5 -2 -7 3 की प्राप्ति हुई। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, अर्थात सहखंडज ए का सहखंडज निकालना है, तो वो इसके परिवर्त से प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में बदल गई है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ में बदल गई है। एडजॉइंट ए प्राप्त होने के पश्चात हम ए इनवर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का मान होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ए का मान हम यहाँ रख देंगे। डिटरमिनेंट वैल्यू ए की 1 थी, तो ये 1 रहेगी, अर्थात ये ए इनवर्स का मान एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। 5 -7 -2 3, यह ए इनवर्स का मान आ गया है। अब हमें बी इनवर्स ज्ञात करना है। उसके लिए डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी की आवश्यकता है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी 6 8 7 9,
इसको डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 54 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 56 एंड देयरफॉर 54 माइनस 56 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जो b है वो भी नॉन जीरो है, -2, अर्थात इसका व्युत्क्रम भी संभव है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पुनः हमें सहखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू हमने पहले ज्ञात कर ली है। अब सहखंड ज्ञात करने के लिए हम 6 का सहखंड ज्ञात करेंगे, तो 6 का सहखंड जो होगा वो 9 हो जाएगा। आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं, बस आपको ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6 का सहखंड ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, हमने 6 को छुपा लिया है, 6 से संबंधित पंक्ति को छुपा लिया है, 6 से संबंधित स्तंभ को भी छुपा लिया है। हमारा 9 बचा और ये A11 अवयव है, अर्थात इसका जो 9 है इसका चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम 8 का सहखंड ज्ञात करेंगे तो अब हम 8 से संबंधित पंक्ति को छुपा लेंगे और 8 से संबंधित स्तंभ को छुपा लेंगे, परंतु ये A12 अवयव है तो इस 7 का चिन्ह बदल के ऋण 7 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और 9 के भी सहखंड हम ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं इसके सहखंड हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो A11 अर्थात 6 का सहखंड जो है 9 प्राप्त हुआ है, A12 अर्थात 8 का सहखंड हमें -7 प्राप्त हुआ है और A21 अर्थात 7 का सहखंड हमें -8 प्राप्त हुआ है, A22 अर्थात 9 का सहखंड हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब हम इसके आव्यूह का निर्माण करेंगे। आव्यूह का निर्माण 9 -7 -8 6 और इसका एडजॉइंट अर्थात सहखंडज ज्ञात करने के लिए b का हमें इस आव्यूह का परिवर्तन प्राप्त करना पड़ेगा। तब यह जो पंक्ति है यहाँ स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में परिवर्तित हो जाएगी। अब हम b इनवर्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। b इनवर्स ज्ञात करने के लिए वही सूत्र एडजॉइंट ऑफ b ऑन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b लगाते हैं। यह हमने एडजॉइंट ऑफ b ज्ञात कर लिया था, 9 -8 -7 6 और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ b जो थी हमारी -2 थी। यहाँ पर -2 का हम गुणा नहीं करेंगे, इसे बाद में लास्ट में गुणा कर लेंगे। तो b इनवर्स गुणा a इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये हमारा b इनवर्स है, इसका गुणा a इनवर्स में करना है। तो गुणा की संक्रिया के लिए आप जानते हैं ये रो कॉलम वाइज गुणा होता है, तो यहाँ पर रो कॉलम वाइज गुणा कर लेंगे। प्रथम अवयव की प्राप्ति के लिए पहले अवयव की प्रथम पंक्ति और दूसरे अवयव का प्रथम स्तंभ लेंगे और इसमें एलिमेंट वाइज ऑर्डर वाइज जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 9 का गुणा जो है जाएगा -8 का गुणा -2 से हो जाएगा और दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य 3 अवयव भी हम प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं जब हमने गुणा किया है इसका तब हमें 9 गुणा 5 45 माइनस प्लस 8 दूना 16 45 और 16 61 की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार 9 में -7 का गुणा करने पर -63 और 8 में 3 का गुणा ऋण चिन्ह के साथ में करने पर 24 की प्राप्ति हुई है और -24 और इनको घटा लेने पर हमें -87 की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार यहाँ b इनवर्स गुणा a इनवर्स की प्राप्ति हो गई है। b इनवर्स गुणा a इनवर्स की प्राप्ति के पश्चात हम इसको a b इनवर्स से तुलना कर लेंगे। यहाँ पे -1/2 का अंदर गुणा कर दिया गया है, तो इस प्रकार -61/2 87/2 47/2 -67/2 की प्राप्ति हुई है। यही हमारा a गुणा b का इनवर्स भी था। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी आव्यूह a के लिए
ये एक अवयव दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। इसके लिए हमें यह दर्शाना है कि a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 है। 0 मतलब यहाँ पर शून्य अवयव से है। इसकी सहायता से हमें A इनवर्स भी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया अवयव है इसकी सहायता से हमें a² और a³ अर्थात a का वर्ग और a का घन ज्ञात करना है। तो देखिए, जब a में a का गुणा कर देंगे तो a² की प्राप्ति होगी, और a² में पुनः a का गुणा कर देंगे तो a³ की प्राप्ति होगी। आइए देखते हैं। a² के लिए हमने a में a का गुणा कर दिया है। इसके लिए वही क्रिया को पुनः दिखाया गया है। a11 प्राप्त करने के लिए हमने पहले अवयव के पहले पंक्ति को लिया है, और 1 1 है इसलिए दूसरे अवयव के पहले स्तंभ को लिया, और संगत अवयवों अर्थात 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 से, और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 से करके तीनों को जोड़ दिया है। अब इसी प्रकार मान लीजिए हमें a31 ज्ञात करना है। a31 है चूंकि, तो a31 के लिए हमें पहले अवयव की तीसरी पंक्ति को लेना पड़ेगा और दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ को लेना पड़ेगा। वह इस प्रकार होगा कि 31 ज्ञात करने के लिए ये हमने पहले अवयव की तीसरी पंक्ति को लिया है और दूसरे अवयव के प्रथम स्तंभ को लिया है। अब संगत अवयवों का गुणा कर लेंगे। संगत अवयव अर्थात 2 का गुणा 1 से हो जाएगा, -1 का गुणा -1 से हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, और तीनों को जोड़ लेंगे तो a31 की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार गुणा करते हैं, जो कि आप लोगों को पूर्व में विदित है। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा a² जो है प्रत्येक जोड़ के रूप में लिख दिया गया है। 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2 में 2। इसी प्रकार जैसे मैंने a31 के लिए बताया था, 2 का गुणा 1 में 2, -1 का गुणा 1 में -1, और 3 का गुणा 2 में 6, और तीनों को जोड़ दिया। इस प्रकार हमें गुणन प्राप्त हो जाता है, जो कि a² के रूप में होगा। a² का मान हमें 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 के रूप में प्राप्त हुआ है। इसकी सहायता से हम a का क्यूब ज्ञात करेंगे। a का घन ज्ञात करने के लिए a² में a का गुणा करेंगे। यहाँ हमें a² की प्राप्ति पहले ही हो चुकी है। a² जो है वह रेड शेड में दिखाया गया है, और जो a है वो हमारा ब्लू शेड में है। अब इनका गुणा जैसा आपने पहले किया था गुणन, वैसा ही करेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमें a22 की प्राप्ति करनी है, तो a22 की प्राप्ति के लिए हमें पहले अवयव के हमें दूसरी पंक्ति को लेना पड़ेगा। दूसरी पंक्ति अर्थात ये, और 2 है तो दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ को लेना पड़ेगा, और तत्पश्चात संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ देंगे। जैसे -3 का गुणा 1 में हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में हो जाएगा, और -14 का गुणा -1 में हो जाएगा। तत्पश्चात तीनों परिणामों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें a22 अवयव प्राप्त हो जाएगा। यह आप सभी लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि a³ क्या प्राप्त होता है। इसको भी जोड़ द्वारा दर्शा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा मैंने बताया था, -3 का गुणा 1 में -3, 8 का गुणा 2 में 16, -14 का गुणा -1 में +14। इसी प्रकार आप कोई भी अवयव ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये अवयव a32 ज्ञात करना है। a32 ज्ञात करना है आपको, तब आप क्या करेंगे? तो a32 ज्ञात करने के लिए ये आपका a32 है।
इसको ज्ञात करने के लिए पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति को लेंगे, पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति को लेंगे और 2 है, फिर 2, तो दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ को लेंगे और संगत अवयवों का गुणा कर देंगे, अर्थात इस 7 का गुणा 1 में हो जाएगा, -3 का गुणा 2 में हो जाएगा और 14 का गुणा 1 में हो जाएगा। देख लीजिए वही मान प्राप्त हुए हैं। 7 का गुणा 1 में करने पर 7 की प्राप्ति हुई है, -3 का गुणा 2 में करने पर -6 की प्राप्ति हुई है और 14 का गुणा -1 में करने पर -14 की प्राप्ति हुई है, जिनको आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक अवयव की प्राप्ति हो जाती है। इनको हल करने पर हमें a क्यूब के मान की प्राप्ति होती है। a क्यूब 8, 7, 1, -23, 27, -69, 32, -13, 58 के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार अब हमारे पास a क्यूब, a स्क्वायर, a और i क्योंकि संगत 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो वो 3 गुणा 3 का एक तत्समक आव्यूह लेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम मान रखते हैं, मान प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं। तो ये a क्यूब का मान है -6, ये a स्क्वायर का मान +5, a का मान 11 और i के स्थान पे यहाँ पे क्योंकि ये इस प्रकार संदर्भित है कि ये 3 गुणा 3 के ही सभी आव्यूह हैं, तो ऐसा ही तत्समक आव्यूह लिया जाएगा। सभी मानों को a क्यूब का मान, a स्क्वायर का मान और a का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब अचर के गुणधर्म से हम जानते हैं कि यहाँ पे अचर का गुणधर्म इस प्रकार होगा कि इस 6 का गुणा जो है वो प्रत्येक अवयव में हो जाएगा। इस 6 का गुणा इस 4 में भी होगा, इस 2 में भी होगा, इस 1 में भी होगा, इस -3 में भी होगा, इस प्रकार सभी में होगा। इसी प्रकार 5 का गुणा भी सभी अवयवों में हो जाएगा। तत्पश्चात हमें परिणाम स्वरूप जो एक स्टेप मिलेगी वो इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर 6 का गुणा हो गया है और 5 का गुणा भी हो गया है। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको कुछ अवयवों को हल करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि ये हमारा 8 है, -24 हो जाएगा और +5 +11, तो 11, 5, 16, 16, 8, 24, -24 अर्थात प्रथम अवयव 0 होगा। इसी प्रकार इस अवयव को देख लें या किसी और अवयव को देख लें तो हमें सभी मान प्राप्त हो सकते हैं। जैसे ये 1 है, 1 -6 +5 +0, तो 5 और 1 6, 6 -6 0, इस प्रकार ये प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या ये एक 0 प्राप्त हुआ है। तो पहला तीसरा मैंने बता दिया है, आप बाकी सब भी देख सकते हैं। इस प्रकार सभी अवयव 0 प्राप्त होते हैं, जो कि एक 0 आव्यूह है जो हमें सिद्ध करना था प्रश्न के प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में इसी की सहायता से हमें A इनवर्स अर्थात A का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हमारे दिए हुए प्रश्न में हम A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त होगा ये देख लेते हैं। तो जब A इनवर्स का मल्टीप्लाई हम जो है A क्यूब में करेंगे तो A स्क्वायर प्राप्त होगा। A इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हम जब A स्क्वायर में करेंगे तो A प्राप्त होगा, अर्थात ये -6A हो जाएगा। 5A में A इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I आएगा, माइंड इट, ये 5I आएगा और यहाँ पर +11A इनवर्स आएगा। इसी की सहायता से हम आगे ज्ञात कर लेंगे A इनवर्स का मान। आइए देखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये A स्क्वायर हो गया है, ये 6A हो गया है यहाँ पर। तो ये A क्यूब जो है A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद A स्क्वायर में बदल गया है, -6A स्क्वायर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के पश्चात 6A में बदल गया है। 5A में A इनवर्स का गुणा करने पर 5I अर्थात एक तत्समक आव्यूह आया है 5 के गुणा के साथ में, और 11I में
ए इनवर्स का गुणा करने पर 11 ए इनवर्स आया है, और शून्य अवयव में किसी भी अवयव का गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। यहाँ पर देखते हैं, अब हमारे पास 11 ए इनवर्स को छोड़कर हम बाकी सबको ट्रांसपोज हम यहाँ पर दूसरे पक्षांतर कर देते हैं। अब यह 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i की प्राप्ति होती है। अब हम 11 ए इनवर्स का ही मान ज्ञात करते हुए लास्ट में 11 का भाग दे देंगे। ए स्क्वायर का मान हमारे पास पहले से मौजूद है, ए का मान है, आई हम संगत मान को रख देंगे। ए स्क्वायर का मान प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस 6, यहाँ पे माइनस जो कॉमन है इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस ए स्क्वायर हो गया है, माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस हो गया है, और ये माइनस का प्लस से गुणा होकर माइनस हो गया है। अब जब ये मान है इनको प्रतिस्थापित कर दिया है, तब इसमें अचर का गुणा कर लेंगे, और अचर का गुणा करने के पश्चात इसे हल कर लेंगे, तो ये मान -3 4 5 9 -1 4 5 -3 -1 के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ 11 से भाग कर लेंगे, अब हमारा ए इनवर्स बराबर 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 होगा। अब इस 11 का भाग सभी में हो जाएगा, तो ए इनवर्स का मान हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को हल किया और ये देखा कि हम ए इनवर्स का मान गुणा की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। यह हमने ए इनवर्स को ज्ञात किया है।